पत्रकार के रूप में, संगीत में, सिविल सर्विसेज में, ये सारे विकल्प करियर के 12वीं के बाद खुल जाते हैं। तो इसीलिए ये करियर मेले का विस्तृत आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो किसी को छोड़ना है अपना लोग है और ना ही किसी को फोकस करना। कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ करते हुए मैं हमारे सभी अतिथियों एवं प्राचार्य महोदय एवं संस्था के समस्त स्टाफ से आग्रह करता हूँ कि माँ सरस्वती जी की पूजन अर्चन दीप पूजन करके हम कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ करेंगे। यहीं से कर दो। प्राचार्य महोदय एवं संस्था का समस्त स्टाफ आमंत्रित है। सभी छात्र अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे केवल। आइए सर। यहाँ सर फोन लगा दो बिना चप्पल। यहाँ पास पड़ोगे आपको सबका चाहिए। संगीत बजाने के लिए छात्रा है वहाँ से आओ सर, यहाँ से अपन शासकीय कन्याशाला से समस्त स्टाफ एवं प्राचार्य समस्त स्टाफ कन्याशाला का यहाँ सब दिक्कत आ रही है सर लाइव चल रहा है। निशेष जाड्यापः निशेष जाड्यापः। सरस्वती माता की जय। आइए सर आप। वो तो जगह कम है ना, वो तो जगह कम है। हाँ नाम देंगे। नहीं सर पूरी बाबू पहुंच जाओ। अरे घुस जाओ, घुस जाओ।
वीणादायिनी मां सरस्वती जी की पूजन अर्चना युवाओं को प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चित्रों पर फूलमाला अर्पित करके हमारे सभी अतिथियों ने कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ कर दिया है। सर्वप्रथम करते कि इस मेला में लड़की और पटाखा तुम बैठ जाओगे। शासकीय ITI से प्राचार्य श्री रविकांत चौधरी जी हमारे टीम बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार करके ध्वनि से स्वागत कर दीजिए। आपके बीच में आपके रूप में कराया जा रहा है। दूसरा श्री अवधेश कुमार गौर साहब, आज हमारे मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक एंड कॉर्पोरेशन में ब्रांच मैनेजर से पदस्थ हैं। MSc एग्रीकल्चर भारत में आपका भी इस कार्यक्रम में जोरदार स्वागत है। HDFC बैंक से HDFC बैंक सुलवानी में है, उस बैंक की ब्रांच शाखा में सुलवानी में ब्रांच मैनेजर के ऊपर पदस्थ श्री राहुल मालवीय जी एवं सौरभ नामदेव जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। CM राय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री NP शिल्पी सर, आपका भी जोरदार स्वागत है। कन्याशाला से प्राचार्य महोदय श्रीमती सोनल रामदेव मैडम एवं समस्त स्टाफ, आपका भी जोरदार स्वागत है आज के संयुक्त कार्यक्रम में। BSc के पद पर पदस्थ जन शिक्षा केंद्र सिलवानी में श्री मजहबी सिद्दीकी मैडम हमारे बीच उपस्थित है। श्रीमती मजहबी सिद्दीकी मैडम का जोरदार स्वागत है। एवं CM राय विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं कन्याशाला के समस्त स्टाफ के लिए एक बार जोरदार स्वागत हमारे सभी अतिथियों के लिए प्रस्तुत है। स्वागत है। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मगरे नी सारे गरे गरे सा। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देवी की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत ही मधुर ध्वनि से स्वागत गीत CM राय विद्यालय छात्राओं ने प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार कदम ध्वनि बजा दीजिए।
अब क्रम चलता है अपना अतिथियों का स्वागत। जो हमारे बीच में उपस्थित हैं उन सभी अतिथियों के स्वागत के लिए सर्वप्रथम श्री रविकांत चौधरी, आप शासकीय ITI के प्राचार्य हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री दिनकर सैंडल सर, श्री स्वतंत्र नेमाजी एवं श्री राजेंद्र विश्वकर्मा सर। श्री दिनकर सर, श्री स्वतंत्र नेमा सर, श्री राजेंद्र विश्वकर्मा सर अतिथियों को तिलक, माला एवं श्रीफल भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। हमारी परंपरा अनुसार, भारतीय परंपरा अनुसार हमारे सभी अतिथियों का करियर मेले के इस कार्यक्रम में स्वागत किया जा रहा है। स्वागत की इस कड़ी में अगला परिचय है श्री राहुल मालवीय जी। आप HDFC बैंक में ब्रांच मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं उच्च माध्यमिक शिक्षक श्री राजकिशोर खरे सर, श्री गजन सिंह रघुवंशी जी, श्री मानवेंद्र कुमार रघुवंशी जी को कि आए और श्री राहुल मालवीय जी HDFC बैंक के ब्रांच मैनेजर का फूलमाला, श्रीफल और तिलक से स्वागत करें। मानवेंद्र सर, श्री महेंद्र कुमार यादव जी आ जाए। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अवधेश कुमार गौर साहब। आप मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग के ब्रांच मैनेजर पर पदस्थ हैं सिलवानी में। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी प्रियंका विश्वकर्मा जी को, श्री केशव प्रसाद लोधी जी, श्री नियम जैन साहब को कि आए और श्री अवधेश कुमार गौर साहब का श्रीफल पुष्प के माध्यम से स्वागत करें। कोई बात नहीं। हमारे बीच में उपस्थित है DVC में श्रीमती मजाबी सिद्दीकी मैडम। आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं उच्च माध्यमिक शिक्षक श्री विजय कुमार सोनी जी, श्री सत्यनारायण प्रजापति जी, श्री सुरेंद्र सिंह, श्री कृष्णपाल सिंह जी राजपूत सर को आए और श्रीमती मजाबी सिद्दीकी मैडम का स्वागत करें। हमारे सभी अतिथियों एवं आचार्य महोदय से अनुमति चाहूंगा कि आज के इस करियर मेले के प्रथम सत्र की शुभारंभ की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। अधिकांश विद्यार्थियों को करियर के विकल्पों की जानकारी नहीं होती, इसलिए करियर चयन में प्रमुख चुनौतियां जो उनके बीच में होती हैं, 100 जागरूकता का अभाव। जब विद्यार्थी 10वीं के बाद 11वीं में प्रवेश करता है तो उसको 100 जागरूकता का अभाव रहता है, स्वयं जागरूक नहीं रहता। वो जिस कोर्स में अधिक बच्चे जा रहे हैं, अपन कई बार उस कोर्स की तरफ दौड़ने लगते हैं, फिर आय की संभावना के आधार पर भी अपन निर्णय लेने लगते हैं कि जो आय की संभावना है उसके आधार पर किस में
नौकरी ज्यादा है, जिसमें आय ज्यादा है, उस हिसाब से अपन करियर का विकल्प चुनने लगते हैं, जो कि उचित नहीं है। फिर पालक एवं साथियों की राय और दबाव, कई बार अपने माता पिता का भी दबाव रहता है या उनका ऐसी इच्छा रहती है कि बच्चा हमारे हिसाब से साथियों का दबाव रहता है, साथियों की राय रहती है, उस आधार से हम करियर का विकल्प चुन लेते हैं। ये उचित नहीं है, इसलिए आवश्यकता है करियर मार्गदर्शन की। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज का यह करियर मार्गदर्शन परामर्श मेला CMI विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। सत्र के शुभारंभ में कृषि विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए और वेयर हाउसिंग सेक्टर में अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री अवधेश कुमार गौर सदगुरु की आए और हमारे सभी छात्रों को कृषि के क्षेत्र में और वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में क्या करियर की संभावना है, क्या करियर के विकल्प है, हम सभी को मार्गदर्शन करें। ठीक है, ठीक है। सफलता की पहली सीढ़ी का श्रेय जाता है तो वो शिक्षक गणों को। अगर जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बनाने के बाद दृढ़ संकल्प कीजिए और उस दृढ़ संकल्प को उस समय तक जारी रखिए अपनी मेहनत को, तब तक जो है सफल ना हो जाओ। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे स्कोप है। आप 12th करने के बाद प्री एग्रीकल्चर टेस्ट क्वालिफाई करके जो 2 यूनिवर्सिटी है जिसके अंतर्गत 10 कैंपस है, उनमें जो है एडमिशन लेके जैसे BSc MSc करने के बाद ADO, SADO और ADA, ग्राम सेवक, RHEO और विभिन्न पद, आत्मा विभाग में भी जो है बहुत सारे पद निकलते हैं, MP वेयर हाउसिंग में भी निकलते हैं। तो मुझे ये लगता है प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे जो है स्कोप है। मुझे ये लगता है एग्रीकल्चर से ज़्यादा स्कोप किसी भी सेक्टर में नहीं है। वैसे सब्जेक्ट तो सभी बहुत अच्छे होते हैं, बस उसमें आपकी रुचि होना चाहिए। वेयर हाउसिंग, वैसे मयंक भाई वेयर हाउस तो काफ़ी हो गए हैं यहाँ पे, वेयर हाउस का तो वैसे अब ज़्यादा स्कोप बचा नहीं है। और बस यही कहना चाह रहा हूँ, अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो अनुशासन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत ही जोरदार श्री गौर सर ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में क्या करियर हो सकता है, करियर की क्या संभावना है, क्या करियर के विकल्प हैं। कृषि के क्षेत्र में आपने बताया ADO, SADO, PhD के माध्यम से आप शासकीय महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। MSc एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, MSc में सेपरेशन भी है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, उसके अलावा भी बहुत सारी संभावनाएं एग्रीकल्चर में इस प्रकार से हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत अवसर हैं। हॉर्टिकल्चर ने एकदम से मार्केट में बहुत ही ग्रो पकड़ा है। हॉर्टिकल्चर आज सबसे ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट होता जा रहा है। एग्रीकल्चर की शाखाओं में से है, ब्रांच में से है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर इस समय मार्केट में बहुत डिमांडिंग है, डिमांडिंग ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में सारे उद्यान आ जाते हैं, उद्यान का डेवलपमेंट, उद्यान को बगान बनाना, बागवानी, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, ये सारी कलाएं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है। आजकल एक टोपायरी का कल्चर चल रहा है एग्रीकल्चर में। टोपायरी, किसी भी चीज को भुआकृति का आकार दे देना। मैदान पर आपने घास लगा दी है, घास को आप फुटबॉल का आकार दे सकते हैं। इस प्रकार से आपने पौधे लगे हुए हैं, पौधे को आप मोर का आकार दे सकते हैं। ये एग्रीकल्चर में एक कला है टोपायरी की। शोभाकारी उद्यान, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, ये कोर्स भी आजकल रनिंग ट्रेंड में है। ये कोर्स भी एग्रीकल्चर में इस समय बहुत प्रचलन में है। तो कृषि के जो भी छात्र हैं 12वीं के बाद एग्रीकल्चर जो चुनना चाहते हैं, BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, MSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी के माध्यम से डेयरी टेक्नोलॉजी से MSc करना चाहते हैं, तो 12वीं के बाद ऐसे छात्र कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर के अपना करियर बना सकते हैं, अपने भविष्य की संभावनाओं को खोज सकते हैं।
अब करियर का मार्गदर्शन हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में हमारे दूसरे विषय विशेषज्ञ श्री गजेंद्र सिंह रघुवंशी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी मार्गदर्शन हम इसके बाद लेंगे। बीच में जो छात्र हैं कृषि के, तो जिज्ञासा समाधान का भी अपन ने बीच में सत्र रखा है। तो एग्रीकल्चर के जो छात्र जुड़े हुए हैं, एक एक विषय लेते चलेंगे अपन। कृषि के जो छात्र हैं तो वो अपना जिज्ञासा समाधान भी बताते चलेंगे। अपनी आपकी कुछ जिज्ञासाएं होंगी कि 12वीं के बाद हम पीएचडी कैसे करें, पीएचडी के बाद कॉलेज में प्रवेश हो गया तब हमारा कैसा होगा। तो गजेंद्र सर और श्री अवधेश कुमार गौर सर भी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो हमें बताएंगे कि आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान हम कैसे करेंगे। तो प्रत्येक छात्र अपना हमारे बीच में नगर परिषद से संबंधित अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। शिक्षा सभा के सभापति श्री प्रदीप कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित। एक बार जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। श्री राकेश कुमार कुर्मी जी, श्री नीरज सांडिल जी एवं श्रीमती किरण रघुवंशी मैडम को आमंत्रित करता हूं कि हमारे प्रदीप कुशवाहा जी का श्रीफल और पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। श्री अजय चौरसिया सर, श्री राकेश कुर्मी सर, श्री नीरज सांडिल सर से आग्रह है कि हमारे शिक्षा सभा के सभापति श्री प्रदीप कुशवाहा जी का पुष्पमाला एवं श्रीफल से स्वागत करें। श्री अजय चौरसिया सर। कृषि के क्षेत्र में और क्या करियर की संभावना है, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री गजेंद्र सिंह रघुवंशी जी को। उसके बाद छात्र कृषि पर जिज्ञासा समाधान करेंगे। श्री गजेंद्र सर। हेलो, सम्मानीय मंच, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, कृषि भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 60 से 70% पॉपुलेशन जो भारत की है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। अगर आप लोग कृषि में विषय में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला विकल्प तो आपका 10th होता है। 10th 10वीं के बाद आप एग्रीकल्चर को एक सब्जेक्ट के रूप में चुन सकते हैं और 11th 12th करने के बाद इसमें एक प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं अपन PAT। तो PAT के लिए आपको कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं उससे उसके अंतर्गत अपने मध्य प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटियां हैं। JNKV जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 में इसकी स्थापना हुई है। इसके अंतर्गत 6 कॉलेज आते हैं और द्वितीय यूनिवर्सिटी जो है राजमाता विजय राजे सिंधिया, ये ग्वालियर में है। इसकी स्थापना 2008 में हुई है। इसके अंतर्गत 5 कॉलेज आते हैं। अगर आप लोग फॉरेस्ट में भी जाना चाहते हैं, रेंजर बनना चाहते हैं, SDO बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जबलपुर में फॉरेस्ट्री का भी कॉलेज है और इसी के साथ वो इंक्लूड है। उसके लिए भी आपको PAT के साथ फॉरेस्ट्री देना पड़ती है। जैसा कि मयंक सर ने बताया कि उद्यानिकी विभाग में भी बहुत ज्यादा स्कोप है, तो उद्यानिकी के लिए अपना एकमात्र कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में है। उसके लिए भी आप PAT के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा, MSc BSc AG होने के बाद 4 साल का कोर्स BSc AG होता है, जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं। इसमें 6 महीने का आपका रावे पीरियड होता है। इसके अंतर्गत आपको ग्राम में जाकर ट्रेनिंग दी जाती है, किसानों से डायरेक्ट रूबरू कराया जाता है और आपको जो भी पढ़ाया गया है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको वहाँ सिखाया जाता है। और MSc क्या है, BSc AG होने के बाद बच्चे के मन में जिज्ञासा रहती है उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। जैसे मान लीजिए उसका खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है तो वो एग्रोनॉमी ले सकता है। उसका शोभाकारी पेड़ पौधों के बारे में ज्यादा उसका इंटरेस्ट है तो वो हॉर्टिकल्चर ले सकता है। अगर वो कीट विशेषज्ञ बनना चाहता है, दवाई वाली कंपनी में घूमना चाहता है, आजकल क्या है पैथोलॉजी इंटोलॉजी का स्कोप भी बहुत बढ़ गया है। अगर आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करना है तो उसके लिए आप
एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी ले सकते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग, अगर मान लो आपको और आगे रिसर्च में जाना है तो रिसर्च के लिए आपका प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट है। प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत टिश्यू से लेकर पौधे को तैयार करने की विधियां बताई जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद आप जैसे मान लो आपका एमएससी कंप्लीट हो गया है, इसके बाद आप सोचेंगे जॉब के लिए आपके क्या ऑफर है। सबसे बेस्ट ऑफर तो यही है कि जब आप एग्रीकल्चर से डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपको सबसे कम कंपटीशन मिलेगा। लगभग 5 से 6 हजार बच्चे बैठते हैं इस एग्जाम में। अगर आप मान लीजिए और दूसरे एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर क्या है, कॉलेज यहाँ 11 है, तो कॉलेज कम होने के कारण कम ही बच्चे पहुंच पाते हैं। और ज्यादातर लोगों को नॉलेज भी रहता है, नॉलेज न रहने के कारण और इंटरेस्ट न रहने के कारण वो वहां जाते नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा स्कोप यही है कि आपको कंपटीशन कम मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए शुरू से सर्किल जानना चाहें कृषि विभाग का, तो सबसे पहले कृषि विभाग का सबसे छोटा पद होता है RAEO, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, इसको बोलते हैं ग्राम सेवक। इसके बाद इसकी द्वितीय कड़ी में जो होता है वो होता है AEO, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। फिर थर्ड जो इसकी पोजीशन होती है वो होता है ADO, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद जो अगला जो नेक्स्ट होता है वो होता है SADO, SADO होता है सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद जो जिला पर जो बैठते हैं वो होते हैं ADA जो होता है वो सहायक संचालक कृषि होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। और इसके बाद फिर DDA होते हैं। DDA जो होते हैं वो प्रमोटेड होते हैं, DDA की कभी भी एग्जाम नहीं होती। सहायक संचालक जो PSC से सेलेक्ट होते हैं वही लोग 8-10 साल बाद प्रमोशन होने के बाद DDA बनते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे बड़ा पद सहायक संचालक कृषि है और वो डायरेक्ट PSC के थ्रू है। अगर आप स्कूल विभाग में आना चाहते हैं तो स्कूल में भी जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि 11th-12th में एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट चल रहे हैं। शायद वोकेशनल में भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आ गया है। अब 9th क्लास में आप वोकेशनल के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। और 11th-12th में आप उच्च माध्यमिक शिक्षक, पहले लेक्चरर होते थे, अब इसको सरकार ने उमावी कर दिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक कर दिया। इसमें आप आ सकते हैं। बैंकिंग फील्ड में जैसे सारे HDFC बैंक में मेरे साथ के बहुत सारे साथी 2nd क्लास 1st क्लास मैनेजर हैं आज। इसमें AO का पोस्ट होता है। AO जो होता है उसमें अधिकतर जो बैंक KCC MECC इससे संबंधित जो भी समस्याओं का समाधान के लिए अधिकतर SBI बैंक है और भी बैंक है, उसमें एग्रीकल्चर वालों को पहले रेफरेंस दिया जाता है। जैसे अपने गोवर साहब हैं, वेयर हाउस में है, वेयर हाउस की एग्जाम भी होती है, एग्रीकल्चर वालों को वेयर हाउस में विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि वेयर हाउस किससे संबंधित है, अनाज से संबंधित है। और अनाज की जो पढ़ाई लिखाई है वो सब कृषि विषय में है। तो वेयर हाउस में भी आप बहुत अच्छी पोजीशन पर जा सकते हैं। और FCI होती है सर वेयर हाउस से संबंधित, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा बैंक और IAS और IPS और IFS, मेरे साथ राकेश सिंह डामर सर हैं जो मेरे सीनियर हैं, इस समय IFS बैतूल हैं। और IAS के रूप में मेरी साथ की मेरी क्लास फेलो है प्रीति मैथिल, इस समय संचालक है सर उसमें कृषि विभाग की संचालक है प्रीति मैथिल, पहले कलेक्टर रह चुकी है वो रीवा एवं सागर। तो मतलब सबसे कम कंपटीशन है इसमें। एग्रीकल्चर फील्ड में आप शॉर्टकट मान लीजिए, जैसे आप किसी जगह जाना चाह रहे हैं, आप 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जा रहे हैं, तो ये मान लीजिए 5-7 किलोमीटर में आपका काम हो जाएगा। और आज मैं यहाँ प्रेजेंट में यहाँ उपस्थित हूँ एग्रीकल्चर की ही देन हूँ। अगर मान लीजिए मेरा दूसरा वैसा होता तो कई कंपनी में चला जाता या प्राइवेट जॉब में चला जाता, लेकिन एग्रीकल्चर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैं सर ने उद्यानिकी का बताया, उद्यानिकी में बहुत ज्यादा स्कोप है। आजकल क्या है, बहुत सारे गार्डन डेवलप हो रहे हैं और बहुत से लोग अपने घरों में गार्डनिंग डेवलपमेंट करा रहे हैं। नाना प्रकार की घासें चल रही हैं, अमेरिकन घास, सूडान घास, है ना। तो आप कई रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं। और एग्रीकल्चर से संबंधित देखो स्कोप तो बहुत है, बहुत सारी लाइनें हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी संभावना हो या कोई आपके मन में शंका आ रही हो, मुझसे पूछ सकते हैं, कैसे भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर को सिर्फ मैथ और बायो और एग्रीकल्चर वाले ही भर सकते हैं। फ्री एग्रीकल्चर टेस्ट 3 विषय वाले भर सकते हैं, ठीक है। बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार गणेश सर के लिए। अब इसके बाद समय आता है जिज्ञासा समाधान का। अवधेश सर और गजेंद्र सर उपस्थित है कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि से संबंधित छात्र जिज्ञासा समाधान अपने कुछ विषय कुछ पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है तो आप लोग अपना पूछ सकते हैं। है कोई एनी क्वेश्चन? अरे पूछो भाई, अपन काहे किस लिए यहाँ? डाउट पूछो, फ्यूचर के लिए कुछ भी डाउट हो। PAT की जो तैयारी होती है सबसे पहले तो क्या 11th पे अपना जो सब्जेक्ट होता है
एक सबसे पहले फसल उत्पादन, पशुपालन और पशु विज्ञान, आप तीनों में से ठीक है जी सर, ठीक सर। क्वेश्चन करेगा क्या? एनीबॉडी? वेट वाले बहुत सारे पीटी कर रहे हैं, पीटी आप कर सकते हो, वेट वाला तो सही कर दो, तीनों सब्जेक्ट वाले पीटी कर। अरे भाई पूछो ना, इसलिए तो आए आप लोग, जानकारी लेने आ रहे हो। वेटरनरी में भी आप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की शाखा वेटरनरी में भी आजकल डिप्लोमा करवाना है एग्रीकल्चर में, तो आप एग्रीकल्चर में वो डिप्लोमा भी कर सकते हैं। बहुत जोरदार हमने जिज्ञासा समाधान भी कर दिया है कृषि के क्षेत्र में। इस प्रकार से यहाँ प्रथम सत्र समाप्त होता है कृषि के क्षेत्र का, फिर अगला सत्र कॉमर्स का रहेगा, फिर विज्ञान का और उसके बाद कला का। ऐसे 4 सत्र यहाँ पर अपन ने रखे गए हैं। तो प्रथम सत्र की समाप्ति हो चुकी है और हमारे प्रथम सत्र के जो दोनों वक्ता थे उन्होंने अपना उद्घोषण भी पूरा कर दिया है। अब हमारे श्री अवधेश कुमार गौड़ जी प्रथम सत्र के बाद इस कार्यक्रम से विदा लेंगे। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण संस्था से व्यवस्था रखी गई है, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री BM विश्वकर्मा सर, श्री अजय चौरसिया सर की आए और हमारे श्री अवधेश गौड़ सर का स्वागत सम्मान करें। संस्था की तरफ से हमारे जो अतिथि हैं उनके लिए एक पुस्तक भेंट स्वरूप दी जा रही है इस करियर मेले के माध्यम से। श्री BM विश्वकर्मा सर एवं श्री अजय चौरसिया सर आमंत्रित है सादर। श्री राम कुमार यादव सर आ जाएं। श्री अजय चौरसिया सर एवं श्री राम कुमार यादव जी संस्था की तरफ से पुस्तक भेंट कर रहे हैं आज के हमारे अतिथियों के लिए। एक बार जोरदार कलम ध्वनि से सम्मान कर दीजिए। यहां से हम दूसरा सत्र प्रारंभ करेंगे कॉमर्स के क्षेत्र में। कॉमर्स के क्षेत्र में करियर की क्या संभावना है, क्या चुनौतियां हैं, उस पर हम यहाँ चिंतन करेंगे। कुछ बनने के लिए, माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए, स्वयं की खुशी के लिए, किसी सफल व्यक्ति से प्रेरित होकर उपलब्ध सुविधाएं, संसाधनों को अवसर बना करके हम अपना करियर का चुनाव करते हैं, करियर को चुनते हैं, उसको गढ़ते हैं। तब जाकर के हम एक सफल या सक्सेस पर्सन के रूप में, सक्सेस स्टोरी के रूप में समाज में प्रेरित होकर जाने जाते हैं। तो कॉमर्स के क्षेत्र में जो करियर की संभावना है, जो विकल्प है, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं HDFC बैंक में ब्रांच मैनेजर के पद पर पदस्थ श्री राहुल मालवी सर को कि आए और हमारे कॉमर्स के छात्रों को करियर से संबंधित आवश्यक शंका समाधान करें। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, एल्डर्स, बच्चे लोग, चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैंक के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा कि आपका उस फील्ड में आप अपना करियर बनाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी हॉबी है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप किसी के प्रेशर में आके या फैमिली में, या मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा दोस्त बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, या इंजीनियर बन रहा है, तो मैं भी उसमें चला जाऊं, तो ये सबसे पहले आप अपने दिमाग में ले आए, बना के रखिए
कि आपको वहीं उसी फील्ड में जाना है जहां पर आपका हॉबी है, जहां आपका इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं। पहली सबसे प्रायोरिटी ये है। सेकंड ये है कि आप उसके बाद आप सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए। आजकल मैं बहुत सारे हम लोग इंटरव्यू लेते हैं या फिर अपने पास कैंडिडेट्स आते हैं, करा है इंजीनियरिंग लेकिन जॉब करना चाहते हैं वो बैंक में। तो ये प्रैक्टिकली होता है जो हम फेस करते हैं, और ये इससे आगे उनको भी प्रॉब्लम आती है और हमें भी प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड करिए कि आप 10th के बाद अगर बैंकिंग में बनाना है तो डेफिनेटली आप कॉमर्स लीजिए। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आप फिर देन आप मैथ्स और ये सब सारे सब्जेक्ट आप डिसाइड कीजिए। अब जहाँ तक बैंक की बात है, सबसे ज़्यादा इस टाइम जो हैपनिंग है वो बैंकिंग है। आप कहीं भी देख सकते हैं, चाहे आज आप IBPS का 2 तरीके हैं आपको बैंक में आने का। पर एक होता है नेशनलाइज्ड बैंक, एक होता है प्राइवेट बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक के लिए आपको एक प्रॉपर एग्जाम निकालना पड़ेगा जो कि कंबाइंड एग्जाम होता है IBPS के लिए। सेकंड होता है प्राइवेट बैंक, इसमें भी आपको रिटर्न क्लियर करना रहेगा, देन इंटरव्यू एंड देन जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना होगा। दोनों में ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सैलरी बहुत अच्छी रहती है, ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उतना ही काम का भी लोड रहता है। लेकिन मैं ये आपको बोलूँगा कि आने वाले टाइम में सारे बैंक प्राइवेट होने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहीं पहले की बैंकिंग अलग थी, अभी की बैंकिंग अलग है। पहले ये होता था कि भाई कोई भी नेशनलाइज बैंक में आदमी कि भाई चलो मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया तो मेरे को काम करना है, जितना काम करोगे उतनी आपको ग्रोथ मिलेगी, उतना ही आपका करियर आगे बढ़ेगा। और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके थ्रू आप जितना आप करते जाओगे, उसमें जो स्टार्टिंग होती है असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, देन मिडिल मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट, जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप परफॉर्म करोगे, जितना आप अच्छा काम करोगे, उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और उसके हिसाब से ही आपको ग्रोथ भी मिलेगी इन ऑल पैरामीटर। तो इसके अलावा आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही डिसिप्लिन में सारी चीज़ें करिए तो डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें अचीव होंगी। बैंकिंग में आगे बहुत स्कोप है, बहुत ब्रांचेज आ रही हैं। मैं HDFC की बात करूँ, वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक है ये, और इसकी ब्रांचेज आप देखेंगे तो 3000 प्लस ब्रांचेज इंडिया में, और इन एवरी डे हम रोज ब्रांचेस खोल रहे हैं। और आने वाले टाइम में भी हर जरूरत मतलब छोटे से छोटे गांव में हमारी ब्रांचेस खुल रही हैं। तो आगे बहुत स्कोप है, बहुत एक्सपोजर है, बहुत जॉब की भी रिक्वायरमेंट होंगी इसमें, और वो आप लोग ही रहेंगे जो कि इसको फुलफिल करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि आपको करना क्या है एंड देन उसके हिसाब से आप बनाइए। बैंकिंग में आगे आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, स्कोप भी बहुत है। थैंक यू। कॉमर्स के क्षेत्र में श्री राहुल मालवी सर ने कॉमर्स की करियर की संभावनाएं एवं चुनौतियों के बारे में आपको बताया। संस्था के पूर्व छात्र के रूप में सौरभ नामदेव भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसी संस्था के पूर्व छात्र रहे हैं, आज एक सफल व्यक्ति बन चुके हैं, एक बैंकर हैं। तो बैंकर के रूप में आपके अनुभव भी सभी छात्रों को मिले और सभी छात्रों से आप आए और संवाद करें। सौरभ नामदेव। मैडम, इसी विद्यालय से मैंने 12th मैथमेटिक्स से किया हुआ था। देन पर मैंने बैंक का प्रिपरेशन करके HDFC बैंक में आज डिप्टी मैनेजर की पोजीशन पे हूँ। तो आपको बैंकिंग के बारे में बता दें सिलेक्शन कैसे होता है। पहले आपको बैंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर बता दूंगा। नेशनलाइज्ड बैंक होती है, नेशनलाइज्ड मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक वो होती हैं जो पूरे भारत में जिनकी शाखाएं होती हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो या HDFC हो, कोई भी, वो सारी नेशनलाइज्ड बैंक होती है जिनकी ब्रांचेस सारे भारत में हैं। उसके अपन स्टेप नीचे आते हैं। एक होती है ग्रामीण बैंक, जिसे अपने सिलवानी में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक देखिए ना सभी ने, ग्रामीण बैंक। उस ग्रामीण बैंक का जो दायरा होता है, जो लेवल होता है, वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाए, नहीं मिलेगी। लेकिन आप बोलोगे स्टेट बैंक, HDFC बैंक, उनकी शाखाएं आपको मिल सकती हैं।
तो वो ग्रामीण बैंक जो होती है एक पर्टिकुलर दायरे में होती है। उसके नीचे जो छोटी बैंक होती है वो होती है जिला सहकारी बैंक, वो एक पर्टिकुलर जिले में काम करती हैं, जिनको हम कॉर्पोरेट बैंक बोलते हैं। इनकी जो भर्ती की जो प्रक्रिया होती है वो सारी बैंकों की अलग अलग तरीके से होती है। नेशनलाइज बैंक की अगर बात करते हैं, इसके लिए एक एग्जाम होता है IBPS, आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए, IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। ये जो एग्जाम होता है आपका ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम आप दे सकते हो। ऐसा कोई भी उसमें बाउंडेशन नहीं है कि काम सब्जेक्ट कॉमर्स होना चाहिए या मैथ होना चाहिए या एग्रीकल्चर होना चाहिए, उसमें ऐसा बाउंडेशन नहीं होता है। क्लेरिकल पोस्ट में IBPS के लिए ग्रेजुएशन के बाद वो एग्जाम दे सकते हैं। देन आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो, देन आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी होती है। सेम प्राइवेट बैंक में अगर आप करना चाहते हो तो प्राइवेट बैंक की वैकेंसी पोर्टल पे अपडेट होती है, उसको हम अप्लाई करेंगे, उसका भी एक एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, देन आपका सिलेक्शन होता है। अब जैसा बैंक जी ने बताया कॉमर्स से रिलेटेड जो आगे आपके जो करियर में जहाँ आप जा सकते हो, CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, CS, ये जो अभी अच्छा स्कोप है इनका, क्योंकि हर कंपनी में एक ना एक कंपनी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, ऑडिट तो होना ही है, ऑडिट करवाते हैं लोग। उस कंपनी में सब कुछ फाइनेंशियल सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो चेक करने के लिए ऑडिटर की जरूरत पड़ती है। तो आप कॉमर्स से CA या CS की तैयारी कर सकते हो 12th के बाद। ठीक, थैंक यू। यदि किसी को कुछ अगर पूछना हो बैंकिंग से लेके तो आप पूछ सकते हैं। खुला मंच है, खुला कार्यक्रम है। कॉमर्स के क्षेत्र में जो भी छात्रों के जिज्ञासा समाधान है, समस्या निवारण है, आप लोग प्रश्न हमारे विषय विशेषज्ञ कॉमर्स के जो है उपस्थित हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ से कन्याशाला की छात्राएं कॉमर्स के क्षेत्र में पूछना चाहते हैं आप लोग। खुला मंच है, खुला कार्यक्रम है। जब तक अपनी जिज्ञासा को हम बाहर नहीं निकालेंगे, संवाद नहीं करेंगे, तब तक समाधान उसका होने वाला नहीं है। आप ऐसे ही करियर को चुनते जाएंगे। 10वीं के बाद जो हमारे साथी का दबाव आया, परिवार का जो दबाव आया, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, बायोलॉजी ले लो, हम उस विषय को चुन लेंगे, उसका कोई भी महत्व नहीं है। यदि करियर को वास्तव में आपको चुनना है, सफल व्यक्ति बनना है, एक सक्सेस स्टोरी के रूप में समाज के बीच उभर के आना है, तो आपको अपनी जिज्ञासाओं को बाहर निकालना पड़ेगा, उनका निवारण, उनका समाधान हमारे विषय विशेषज्ञों से आपको पूछना होगा। कन्याशाला की छात्राएं पूछे कुछ। कोई भी पूछ सकता है। अपनी झिझक को, अपने संकोच को बाहर निकालना होगा। जब तक हमारे अंदर झिझक रहेगी, संकोच रहेगा, करियर को चुनने में बड़ी समस्या होगी हमारे लिए। इसलिए और भी कोई छात्र हो, खुला मंच है, पूछ सकते हैं आप लोग। हमें ये निर्धारण करना होगा कि मैं कौन हूं। अपनी 2 कमी जिन्हें आप सुधारना चाहते हो, इन पर भी आपको उस तरफ ध्यान देना होगा कि मैं कौन हूं, हमारी 2 कमियां क्या है। आज से ही आप इसका लक्ष्य का निर्धारण करना कि आपकी 2 कमियां कौन कौन सी हैं, जो कि आपको एक सफल व्यक्ति बनने में और एक करियर को चुनने में समस्या उत्पन्न कर रही हैं। ऐसी 2 कमियां अपने बीच में आप लोग खोजना। यदि वो कमियां हैं तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होना संभव नहीं है। अपनी 2 खूबियां जिनको आप पसंदीदा करियर के रूप में उभार सकते हो, उन पर भी आपको चिंतन मनन करना चाहिए कि आपकी 2 कौन कौन सी खूबियां हैं जिनको लेकर के आप अपना करियर बना सकते हैं। उन पर भी आपको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। सामाजिक क्षेत्र से नगर परिषद सिलवानी में शिक्षा सभा के सभापति श्री एवं वार्ड क्रमांक 15 से 65 श्री प्रदीप कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मीकांत नेमा जी
हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कला के क्षेत्र में आपका विषय विशेषज्ञ के रूप में मार्गदर्शन मिलेगा। एक बार जोरदार करता ध्वनि से स्वागत कर दीजिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री राधेश्याम साहू जी, श्री मनीष नामदेव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पत्रकारिता में जाना पहचाना चेहरा है, आपकी सिलवानी नगर से है। एक बार जोरदार करता ध्वनि से हमारे सभी अतिथियों को स्वागत कर दीजिए। अब ये द्वितीय सत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं और तृतीय सत्र को प्रारंभ करेंगे। तृतीय सत्र में हम कला के क्षेत्र में करियर की क्या संभावना है, सिविल सर्विसेज में करियर की क्या चुनौतियां हैं, कैसे जाकर के हम सिविल सर्विसेज में अपना करियर बना सकते हैं। आपके बीच में एक सिविल सर्विसेज का सिलवानी से बहुत अच्छा उदाहरण है। श्री रोशन राय आपके सिलवानी से हैं और वर्तमान में गंजवासोदा जिला विदिशा में एसडीएम के रूप में पदस्थ हैं, अनुविभागीय अधिकारी अपने सिलवानी नगर से ही हैं। तो ये ऐसे चेहरों से अपने सिलवानी नगर के चेहरे हैं, इनसे आपको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तित्व से हमें रूबरू होने की भी आवश्यकता है। तो तृतीय सत्र में कला के क्षेत्र में मार्गदर्शन देने के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत नेमाजी। मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं कि हमको करियर के क्षेत्र में क्या संभावना है, क्या विकल्प हैं, उनका मार्गदर्शन करेंगे। उससे पूर्व उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती रजनी चौरसिया मैडम, श्रीमती नीलूफर जहां मैडम, श्री राम कुमार राय जी, श्री कमलेश शेषाम जी आए और डॉक्टर लक्ष्मीकांत नेमा जी का श्रीफल और पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री राम कुमार राय जी, श्री राम कुमार राय जी, कमलेश शेषाम सर, श्रीमती रजनी चौरसी मैडम, श्रीमती नीलूफर जहां मैडम, अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर लक्ष्मीकांत नेमा जी को। हमारे छात्रों को कला के क्षेत्र में करियर की क्या संभावना है, क्या अवसर है। एक बार हम सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। कैरियर मेले के इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट विद्यालय के सम्मानीय प्राचार्य महोदय, सेमराज स्कूल और इस विद्यालय के सभी सम्माननीय शिक्षक मैडम, सिलवानी के सभी गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, मेरे सभी साथी और आप सभी बच्चों, स्टूडेंट्स, कैरियर निर्माण से संबंधित इस प्रकार के जो आयोजन है, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th के बाद जो महाविद्यालयीन शिक्षा है उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में आयोजित किए जा रहे हैं। इस सबके पीछे उद्देश्य ये है कि भारत आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़ा हो। अब भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, इसका क्या आशय है? इससे आशय यह है कि भारत में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी जो 15-20 साल शिक्षा ग्रहण करता है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह सम्मानजनक तरीके से प्रतिष्ठा के साथ इस समाज में अगर अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाता है
तो ऐसी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षा के विभिन्न आयाम हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को लेकर है। हमारी शिक्षा पद्धति के जो आयाम है उनमें से एक आयाम यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षित होने के बाद जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका शौक है, जो उसका लक्ष्य है, उसमें वह सम्मानजनक तरीके से समाज में रहकर के अपना जीवन यापन करते हैं तो बेहतर विकल्प के रूप में अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करें। अब ये और बात है कि वो सरकारी सेवा करता है, प्राइवेट जॉब करता है, अन्य ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनमें जॉब करता है, या एक विद्यार्थी स्वयं के बूते पर, स्वयं के बल पर अपनी इच्छा से अपनी इकाई को इजाद करता है, अपनी इकाई का निर्माण करता है, स्वयं का बिजनेस शुरू करता है। मूल रूप से भारत सरकार की और हमारे मनुष्यों की भी यह मंशा रही है कि प्रत्येक विद्यार्थी समय के साथ शिक्षा ग्रहण के पश्चात अपना व्यक्तिगत इकाई, अपनी व्यक्तिगत इकाई का वो निर्माण करे। मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि शासकीय सेवा में जाओ। एक ऐसा व्यक्ति ज्यादा अच्छा है जो 35-40 हजार 50 हजार की सैलरी पाता है, या वो व्यक्ति ग्रेट होगा जो स्वयं भी अपनी सैलरी उठाता है, मतलब अपने बिजनेस से अपनी रोजी रोटी तो कर ही रहा है और बाकी के अन्य 10 लोगों को भी वह रोजगार दे रहा है। हमें उस तरफ अपनी थीम को, अपने विचारों को, अपनी कार्य पद्धति को लेके जाना है, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति, अगर मान लीजिए उसे गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं जा रहा है, किसी प्राइवेट जॉब में नहीं जा रहा है, तो अपने क्षेत्र से संबंधित क्या नई चीज, क्या नया निर्माण का कार्य, क्या बिजनेस से संबंधित नई दुकान, ऐसी कौन सी इकाई है जो आपको बिजनेस दे सकती है, आपको सम्मानजनक रोजी रोटी दे सकती है। इस बारे में इस प्रकार के करियर मेलों का आयोजन है। और काउंसलिंग का मतलब एक समय होता था 12वीं कर ली, अब क्या करें, बीए कर लो, बीए कर ली, अब क्या करें, एमए कर लो, चलो एमए कर लिया, अब क्या करें, और विद्वान में एमफिल कर लो, पीएचडी कर लो, चलो कर ली, अब क्या करें। वो स्टूडेंट अब भी भटक रहा है। तो ये जो भटकाव है, इसको रोकने की योजना ये है कि हम 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th से ही बच्चों की रुचि किसमें है, उसकी स्किल पावर क्या है, वो कितना ज्ञान अपने पास रखता है, उसकी क्षमताएं क्या है, इसको पहचान करके हम उसे एक विशेष क्षेत्र में जाने के लिए निर्देशित करें, या उसकी हम सहायता करें, या उसकी हम हेल्प करें, उसकी मदद करें कि बेटा आपकी रुचि इसमें है, आपकी क्षमताएं इतनी है और आपकी क्षमताओं के अनुसार आप उस क्षेत्र में जा सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, एक कहावत आपने सुनी होगी, एक बंदर है, एक भालू है, एक हाथी है, एक मछली है, और सभी के लिए एक प्रतियोगिता रख दी कि पेड़ पे चढ़ो और उतरो, तो बेचारी मछली तो मरी जाएगी, वो कैसे पेड़ पे चढ़ेगी, उतरेगी। तो हम अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने कैरियर को चुनते हैं। अब बात ये आती है, कुछ जो आपके अंदर गलत फहमियां होती है, मैं इनको दूर करने की कोशिश करता हूँ। एक बड़ी गलतफहमी स्टूडेंट के अंदर ये कहां से आ गई है या आ जाती है, वो ये है कि
साइंस को लेकर के हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, या साइंस की दिशा में बहुत अच्छा करियर है। इस गलतफहमी को हमें अपने दिमाग से बाहर कर देना है। ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं है, कोई शंका ऐसा नहीं है बार-बार आवाज आ रही है। जिसके आधार पर कुर्सी लेके नहीं बना सकते। वो भी कुर्सी रखी खाओ उधर सामने। ठीक ठीक सर। आप कॉमर्स फैकल्टी से है, चाहे आप ये वाली साइंस फैकल्टी से सर वो खराब है सर। नहीं यहीं से ठीक है। आर्ट और साइंस। तो एक चीज ये जो गलतफहमी हमारे अंदर है कि हम साइंस में अगर जाएंगे तो बहुत अच्छा करियर बनेगा, ऐसा नहीं है। आप किसी भी संकाय से और किसी भी विषय को लेकर अपने करियर का निर्माण आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, सम्मानजनक रोजी रोटी कमाने की जो स्थिति होती है, जो उम्र होती है, उससे भी आप थोड़ा सा पीछे है। अभी थोड़ा सा उम्र कम है, लेकिन चाहे आपको डॉक्टर बनना है, चाहे आपको अधिकारी बनना है, चाहे आपको एसडीएम बनना है, चाहे कलेक्टर बनना है, चाहे प्रोफेसर बनना है, चाहे टीचर बनना है, चाहे एक अच्छा दुकानदार बनना है, चाहे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, चाहे एक अच्छा किसान बनना है, चाहे आपको एक अच्छा नेता बनना है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप अपने पास रखकर जो चाहेंगे आप वो बन जाएंगे। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे टीचर हो, कुछ भी जो आप तय करते हैं इस उम्र में आपके अंदर वो कौन से गुण विकसित होने चाहिए, वो कौन सी आदतें आपके अंदर होनी चाहिए जिनसे आप किसी भी क्षेत्र में मन माफिक, इच्छा अनुसार, लक्ष्य अनुरूप अपने आप को उस लेवल पर देख पाएंगे। वो 2-3 बातें मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगा, और जो मैं समझता हूं कि यही बातें करना बेसिक रूप से अभी जरूरी है, क्योंकि ये कैरियर निर्माण का वेश है। नींव जितनी मजबूत होगी उस पर हम बिल्डिंग बड़ी खड़ी कर सकेंगे। तो वो कौन सी चीजें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको आज से, अभी से अपने व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की आपकी जो जिंदगी है उसमें, अपनी आदतों में ये चीजें शामिल करनी है। पहली चीज पंक्चुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट। पंक्चुअलिटी को समझ रहे हो, टाइम मैनेजमेंट को समझ रहे हो आप? अगर मान लो आपने अपने फ्रेंड से कह दिया कि हम आज 4 बजे घूमने चलेंगे, तो क्या आप ठीक 4 बजे अपने फ्रेंड से मिलते हो? अगर नहीं मिलते हो तो ये गलत बात। अगर आपने अपने पापा से बोल दिया या मम्मी से बोल दिया कि शाम को 6 बजे मैं सब्जी ले आऊंगा, तो क्या शाम को 6 बजे आप सब्जी लेने चले जाते हो? अगर आपने पापा से बोल दिया कि सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा या 8 बजे उठ जाऊंगा या 7 बजे उठना कितने बजे ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने जितने बजे उठने का कमिटमेंट किया था वो आप पूरा करते हो कि नहीं करते हो। तो ये आदत आपको आज से, अभी से विकसित करनी है कि आप अगर मान लो कहते हो कि हम 10 बजे स्कूल आ जाएंगे, तो 10 बजे स्कूल आते हो कि नहीं आते हो? तो टाइम मैनेजमेंट किसी भी कैरियर निर्माण करने की नींव का पहला पत्थर होता है, टाइम मैनेजमेंट। इसको आप सीखिए, अभी से आप आदत डालिए कि आप टाइम को मैनेज करेंगे। आप अपने कमिटमेंट को पूरा करने की भी आदत अपने अंदर विकसित कीजिए। किसी भी प्रकार का जो कैरियर है उसमें ये 4-5 बातें होना किसी भी स्टूडेंट के अंदर, किसी भी विद्यार्थी के अंदर होना बेहद लाजमी होता है, बेहद आवश्यक होता है। दूसरी चीज, आप सुनना सीखिए। सुनना,
हमें सुनना नहीं आता है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट सुन नहीं रहे, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो हमें सुनना सीखना है। जब एक टीचर मेहनत करके क्लास में खड़ा है, एक लेक्चर की उसने तैयारी की है कि वो यार अपने स्टूडेंटों को कुछ अच्छा दे पाएगा, और स्टूडेंट का ध्यान कहीं और है। हम एक ही समय में दो स्थानों पर हैं। फिजिकल रूप से आपकी जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो क्लास में है, टीचर के सामने है, लेकिन आप मेंटली कोई घर पे है, कोई खेत में है, कोई बाजार में है, कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, मेंटली चला रहा है। तो आवश्यक सूचनाएं जो टीचर पढ़ा रहा था वो आप कैच ही नहीं कर पाए, और फिर आरोप टीचर ने पढ़ाया नहीं, टीचर बताता नहीं, टीचर समझाता नहीं। अकेले टीचर की बात नहीं हो रही है। सुनना मतलब आप घर में हैं, जो कहा गया है वही आपने सुना है। हमने तो सुनी ही नहीं थी। कई बार आप कहते हैं ना, हमने तो सुनी, क्यों नहीं सुनी आपने? क्योंकि आप उस समय सुनना ही नहीं चाहते। जितना अच्छा आप सुनना सीख लेंगे, उतना अच्छा बोलना भी सीख पाएंगे। एक तीसरी चीज जो आपको अभी से विकसित करनी है, तीसरी चीज ये है कि हम पढ़ते कैसे हैं और कितना पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, परीक्षा आ गई, 1 महीना बचा, टीचर के पीछे घूम रहे हैं, सर IMP लगा दो। 10-15 पेज की तो किताब है, उसी पे IMP लगा दो। ऐसी पढ़ाई से हम कहीं के नहीं रहेंगे। पढ़ना है हमें, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। 9वीं पास हो गए, 10वीं पास हो गए, 12वीं पास हो गए, ऐसे तो आप 20वीं पास हो जाओगे, उससे क्या होता है? पास होने से करियर नहीं बनता। आपको पढ़ना है नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज इंप्रूव करने के लिए। आने वाले समय में या जो कंपटीशन एग्जाम है, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। आप आदत बनाइए, आधे घंटे पढ़ेंगे, 45 मिनट, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। अपने आप को, अभी आप क्योंकि 9th में है, 10th में है, 12th में है, अभी कोई आपसे कोई कहे उठ के खड़ा हो जाएगा, मेरे को STM बनना है, मेरे को IAS बनना है, ऐसे बनोगे? कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 घंटे की सिटिंग होती है। परिश्रम करना होता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर ये गलतफहमी आपके दिमाग में है तो इस गलतफहमी को आज आप यहीं छोड़ के जाओ। सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता है। हम कठिन परिश्रम से, ज्ञान के दम पर, विश्वास से जब भरे होते हैं, तब नौकरी खुद आपके पास आती है, करियर खुद आपके पास आता है, बिजनेस खुद आपके पास आता है, निर्माण की इकाइयां स्वतः आपके पास चल के आएंगी। फिर एक चीज और आपको विकसित करनी है जो आपके व्यक्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। चाहे आप एक अच्छी दुकान खोलना चाहे, चाहे आप कोई निर्माण के लिए फैक्ट्री खोलना चाहे, चाहे आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, किसी से आप बात करते हो, कोई काउंसलर आप बनना चाहते हो, आप जो भी बनना चाहते हो वो बनोगे। लेकिन उसके लिए हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी सुधारना है। हम कैसे उठते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हमने किस अवसर पर कैसे कपड़े पहने हैं। हमारे कुछ अतिथि इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहते हैं क्योंकि उनके लगातार दूसरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। श्री राधेश्याम साहू जी एवं श्री
मनीष नामदेव जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री आनंद प्रकाश पांडे जी एवं मोहम्मद तारिक खान सर को कि आए और हमारे दोनों पत्रकार बंधु जो पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनका फूल मालाओं से स्वागत करें। श्री राकेश कुमार धाकड़ सर आ जाएं। राकेश कुमार धाकड़ सर, मानवेंद्र सर आ जाएं। मानवेंद्र सर, HDFC बैंक के ब्रांच मैनेजर श्री राहुल मालवी जी की एवं राहुल मालवी जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री मनीष भार्गव जी को एवं गौरव मुखरिया को आए और हमारे HDFC बैंक के ब्रांच मैनेजर श्री राहुल मालवी जी का पुस्तक भेंट करके सम्मान करें। श्री मनीष भार्गव जी एवं श्री गौरव मुखरिया। SBI बैंक से ब्रांच मैनेजर के रूप में उपस्थित है हमारे श्री NK शर्मा सर। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री आकाश चौरसी एवं अमित रघुवंशी। NK शर्मा जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्री आनंद प्रकाश पांडे जी, श्री आकाश चौरसी एवं अमित शर्मा जी। पांडे जी पुष्पमाला एवं श्रीफल भेंट करके श्री NK शर्मा जी SBI बैंक में ब्रांच मैनेजर पर पदस्थ है, कॉमर्स फील्ड से हैं। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार स्वागत कर दीजिए। हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर लक्ष्मीकांत नेमा सर, आपके द्वारा बहुत ही जोरदार और धरातल और जो छात्रों की जिज्ञासा है, जो छात्रों का दैनिक दिनचर्या है, उससे जुड़ा हुआ आपका सतत मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। मैं सर से पुनः आग्रह करूंगा पूरे सम्मान से कि हम सभी हमारे सभी छात्रों को मार्गदर्शन करें। चलिए, मैं बात कर रहा था आपसे बॉडी लैंग्वेज की। हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा हमारी बॉडी लैंग्वेज से हम शो करते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने का हमारा जो तरीका है वो बता देता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। हमारा चलना, उठना, बैठना, जब आप कोई बड़े एग्जाम दोगे और बड़े एग्जामों में इंटरव्यू होते हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी इंटरव्यू होते हैं, तो ऐसे प्लेस में आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक होना बहुत जरूरी होता है। इस पर भी आप सतत अपना स्वयं का मूल्यांकन करते रहें, निगरानी करें स्वयं की कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, क्लास में है तो टीचर से कैसे बात करते हैं। और ये सब ठीक होता है आपकी तैयारी से। आप खुद ही इस चीज को वॉच करें कि एक टीचर स्टूडेंट को होमवर्क देता है, दूसरे दिन टीचर उन स्टूडेंटों को खड़ा करता है, तो कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो टीचर की आंखों में आंखें डाल करके बात करेगा? वो स्टूडेंट करेगा जो होमवर्क करके आया होगा, जो तैयारी से आया होगा, वो टीचर से बात कर पाएगा। बाकी स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे, कहीं हाथ मलेंगे, कहीं पैर मलेंगे, कहीं पीछे हाथ करेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, कारण आपकी तैयारी ठीक नहीं है। तो बेसिक रूप से मैं ऐसा समझता हूं, ये जो फंडामेंटल चीजें हैं, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, अगर हमारी आदतों में अभी से आ जाए, टाइम को मैनेजमेंट करना है, कमिटमेंट को पूरा करना है, ठीक से सुनना है, ठीक से पढ़ना है, ठीक से लिखना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हम कितनी मेहनत कर पा रहे हैं, तो ऐसा कोई भी कैरियर नहीं है, ऐसी कोई सी क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई मुकाम नहीं है जिसको आप तय कर लें और आप उसको हासिल ना कर पाए। बशर्ते आपको अपनी नींव को सुधारना पड़ेगा। आप सबके सामने आपसे मैंने कुछ बातें रखी है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी है तो आप पूछ सकते हो।
किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है बेटा? कोई जिज्ञासा आपके अंदर है? बोले। सर एलएलबी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलएलबी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलएलबी करने के बाद पहले तो 12th करना है आपको, 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी आप करेंगे, सिंपल। और कुछ बताओ? तो एलएलबी तो वैसे ही होगी, तो मुझे बीए करना है, मुझे बीकॉम करना है, उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको एडमिशन लेना है और पढ़ाई शुरू करनी है। यहाँ जाओ, कोई भी डाउट है। बोले। सर उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट लगेगा? एलएलबी के चालू करो भाई। देखो एलएलबी जैसे बीए है, बीकॉम है, ठीक है, बीएससी है, वैसा कोर्स है, ठीक है। जो ग्रेजुएशन के बाद आप एलएलबी जो कॉलेजेस होते हैं में एडमिशन लेते हैं और 3 साल की उसकी पढ़ाई होती है, उसके बाद आपको एलएलबी की डिग्री मिलती है। आपको क्वेश्चन ये होना था कि मुझे वकील बनना है तो मुझे क्या करना है? ओके, चलिए। और कोई क्वेश्चन बेटा? चलिए, थैंक यू। एक बार बोलेंगे भारत माता की जय हिंद। देखो बेटा, दुनिया का कोई भी एग्जाम सरल नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एग्जाम कठिन है, कोई सरल है। अगर आपको एक बड़ा मुकाम हासिल करना है तो उस चीज को फेस करना पड़ेगा। कठिन आपके लिए तब तक है जब तक उसके बारे में आप जानते नहीं हो, आप उसके बारे में समझते नहीं हो, आप उसके बारे में पढ़ते नहीं हो, या हमारा ज्ञान अभी अधूरा है। चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। अब एक छोटा सा जो कंपटीशन होता है, छोटी सी पोस्ट के लिए भी जो कंपटीशन होता है, तो वो काफी टफ होता है। तो कठिन तो है, तो उस कठिन को तो हमें आसान बनाना है। और वो कठिन चीज आसान कैसे बनेगी? वही चीजें मैंने आपसे शेयर की है। कोई भी जो कठिन चीज है उसको हम इजी कैसे बनाएंगे? इजी बनाने के लिए जो हमारा फंडामेंटल नॉलेज है, हमारा जो बेसिक चीजें हैं, हमारी जो आदतें हैं, मैंने आपसे कहा जैसे हमें पढ़ाई करने की आदत डालनी है। अगर मान लीजिए आप नवी में 2-3 घंटे की आदत डाल लेते हो, 10वीं में 3-4 घंटे की आदत डाल लेते हो, 12वीं आते आते आप 5-6 घंटे की तैयारी आदत डाल लेते हो, तो जब नीट का एग्जाम आपको देना होगा तो कम से कम 10-10, 12-12 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। अगर आदत आपकी आज से होगी तो आप आगे जाके उतनी मेहनत कर पाओगे। ओके बेटा, चलिए। और कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए, ओके। बहुत जोरदार शासकीय महाविद्यालय के आपने जोरदार छात्रों एक बार जोरदार करना ध्वनि बता दीजिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा जी के लिए। डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री बीएम विश्वकर्मा सर को। आदरणीय बीएम विश्वकर्मा सर संस्था के लीड हैं, सर को आमंत्रित करता हूँ। संस्था से श्री जनका सांडल सर एवं श्री अजय चौरसी सर एवं राजकिशोर सर को आमंत्रित करता हूँ कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा सर का पुस्तक भेंट करके सम्मान। हमें पता नहीं यार, हम चल जाते हैं।
SBI में ब्रांच मैनेजर के पद पर पदस्थ श्री NK शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, कई बार बैंकिंग से संबंधित, खाते से संबंधित, खाता खुलवाने से संबंधित, और भी जो हमारी समस्या है, कई बार ATM बंद हो जाता है, या बैंकिंग से संबंधित जुड़े हुए करियर में जो संभावनाएं हैं उनके बारे में कुछ छात्र यदि पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। स्टेट बैंक के मैनेजर श्री NK शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। किसी भी छात्र की कोई जिज्ञासा हो बैंकिंग से संबंधित, निकट भविष्य में भी आपकी जो भी जिज्ञासाएं समाधान हो या जो भी आपको लगे तो स्टेट बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। सर के NK शर्मा जी के सम्मान के लिए संस्था से आमंत्रित करता हूं श्री स्वतंत्र नेमा जी, श्री अजय चौरसिया जी, श्री गजन सिंह रघुवंशी जी, श्री विजय सोनी जी को कि आए और हमारे श्री NK शर्मा जी को पुस्तक भेंट करके संस्था की तरफ से सर का सम्मान करें। सामाजिक क्षेत्र में खेल एवं युवक कल्याण, समाज सेवा से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्र PSW, MSW, NGO के लिए हम श्री प्रदीप कुशवाहा जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व BSc श्री मजहबी सिद्दीकी मैडम हमसे विदा लेंगे इस कार्यक्रम में। इसके बाद उनका दूसरा कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी प्रियंका विश्वकर्मा मैडम, श्रीमती नीलूफर जहां मैडम, श्रीमती किरण रघुवंशी मैडम एवं रजनी चौरसिया मैडम को कि आए और हमारी BSc जनपद शिक्षा केंद्र की श्री मजहबी सिद्दीकी मैडम का पुस्तक भेंट करके संस्था की तरफ से भेंट करें स्मृति चिन्ह। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत कर दीजिए। सम्मान हो रहा है संस्था की तरफ से। महिला शक्ति का, महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण मंच पर आप सभी देख ही रहे हैं। श्री मजहबी सिद्दीकी मैडम, श्रीमती। CM राइस के प्राचार्य महोदय श्री शिल्पी जी, कन्याशाला की प्राचार्य महोदय नामदेव मैडम, मेरे शिक्षा विभाग के सभी साथी और अतिथिगण और बच्चों, आप लोग यहाँ आज कैरियर काउंसलिंग के लिए आए हैं और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर कुछ भी बनना है तो जैसे मुझसे पूर्व वक्ता मेरे वक्ता नेमा जी ने कहा था, सिर्फ कुछ चंद बातें हैं जो हमें एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्तित्व बनाती हैं। सबसे पहले हमारी जो जिंदगी शुरू होती है वो कक्षा 9वीं से शुरू हो जाती है। देखा जाता है कि कक्षा 8वीं तक हम कैसे पास हो जाते हैं हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन गलती वही हो जाती है हम लोगों से। कक्षा 9वीं में आते हैं, सब्जेक्ट बहुत सारा लगता है, 10वीं में आते हैं तो बड़ी मुश्किल से पास हो पाते हैं। 10वीं में आने के बाद ज्यादातर क्या होता है कि माँ बाप, भाई बहन, दोस्त जो कहते हैं हम वो सब्जेक्ट ले लेते हैं। हमारी आँख कब खुलती है? कक्षा 12वीं में, और कक्षा 12वीं ही सब कुछ तय करती है कि हम कल क्या बन सकते हैं, कल क्या बन सकते थे। तो सबसे पहले आप लोगों को, अभी जो मेरे बच्चे आए हैं, आप सब ध्यान दीजिए। अब पूरा समय नया है। हम लोगों ने जब पढ़ा था, जब मैंने पढ़ा था, तब तो मेरे समाज में मुश्किल से लड़कियां 11वीं और 12वीं करती थी। तभी बहुत, जब मैं यहाँ आई तो मैं शिक्षा विभाग में जब मैंने काम किया तब मुझे समझ में आया कि कक्षा 9वीं हमारा आधार होती है और हम उसको बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ते। कक्षा 9वीं से 12वीं तक ही आप लोगों को सोच लेना चाहिए कि हमें कुछ बनना है, और अगर बनना है तो सबसे पहले आप में क्या होना चाहिए? हिम्मत, ताकत और
दृढ़ संकल्प, नियमितता। मैंने देखा है, मुझे 25 वर्ष हो गए इस क्षेत्र में कार्य करते हुए। मेरे कई बिल्कुल जो बच्चे 5वीं क्लास में थे, आज वो बहुत अच्छे शिक्षक बने बैठे। और उन लोगों ने सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करी है। वो मेहनत क्या होती है, हम जो सोचते हैं हमें वही उसी दिशा में कार्य करना चाहिए। पहले देखा जाता था कि ज्यादातर जो भी अच्छी फैमिली वाले बच्चे होते हैं उन्हें काहे में एडमिशन ले लेते थे, वो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए आगे हो जाते थे। लेकिन आप सब, हम सब एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और जीवन में कुछ करना तो है, कुछ करने के लिए एक दिशा चाहिए। और जैसा अभी मेरे एक स्टूडेंट साथी ने पूछा था कि एलएलबी के लिए क्या करना है, तो बेटा एलएलबी के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, आप चाहे बीए से लीजिए, बीकॉम करिए या बीएससी करिए। एलएलबी के बाद आपको अगर वकील बनना है तो फिर आपको किसी प्राइवेट वकील के साथ कुछ दिन मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आप अपनी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, विशेष 3 क्षेत्र होते हैं, बीकॉम, साइंस, कला और गणित। कला से भी आगे बहुत सारी योजनाएं होती हैं और स्थान होते हैं। कला से भी, साइंस से भी और कॉमर्स से भी। कॉमर्स से ऐसा कहा जाता है कि खाली बैंक में जा सकते हैं। ये एक सही बात पूरी तरह से सही नहीं है। कॉमर्स से खाली बैंक में ही नहीं जाते, कॉमर्स क्षेत्र से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर और अपने व्यवसायों में भी जा सकते हैं। और कला अक्सर जो लड़कियां होती हैं वो कला क्षेत्र लेती हैं। कला से खाली हम एक टीचर ही नहीं बन सकते, कला से आगे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। अपने खुद के व्यवसाय कर सकते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर कर सकते हैं, बुटीक कर सकते हैं, कहीं अपन टाइपिंग का कोर्स सीख के, कंप्यूटर सीख के आगे क्षेत्र में जा सकते हैं। तो कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हमें कक्षा 9वीं में ही सोच लेना चाहिए कि हमें पढ़ना है। और पढ़ने के लिए समयबद्धता, जो नेमा जी ने कहा था, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने कह दिया कल आप 10 बजे स्कूल आएंगे और अगर आप 10 बजे स्कूल आ रहे हैं, तभी समझिए कि आप कुछ बेहतर बन सकते हैं। और लड़कियों को तो बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एक परिवार की धरोहर होती है। जब वो बेटी होती है तो भी बहुत सम्मानित होती है। बेटी के बच्चों बाद आगे जब जाती है तब भी उन्हें अपने और अपने पूरे परिवार का सम्मान सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसलिए मेरे ख्याल से बेटियों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बेटे तो सिर्फ पढ़ते हैं और परिवार चलाते हैं, लेकिन बेटियां जब पढ़ती हैं तो वो परिवार भी चलाती हैं, परिवार को, एक समुदाय को गढ़ती भी हैं। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और अभी से सोचिए कि आपको क्या करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब यूथ मोटिवेटर के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं सामाजिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ जानकार, बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, एनजीओ, इन सारे क्षेत्रों पर आपको समुचित जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं यूथ मोटिवेटर वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद, नगर पंचायत सुलवानी शिक्षा सभा के सभापति श्री प्रदीप कुशवाहा जी। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से आमंत्रित करते हैं प्रदीप कुशवाहा जी। बोलिए भारत माता की। एक बार तो सभी लोग इस शानदार कार्यक्रम के लिए तालियां बजाएं। मैं ये तालियां इसलिए बजा रहा हूँ कि आज जो आप सभी को जो मिलने वाला है, जो मिल रहा है, वो फ्री में मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा फ्री में? जो कैरियर मेला और जो कैरियर गाइडेंस का जो प्रोग्राम है, आप कभी भी बड़े शहरों में जाना, वहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टी जो आती है वो पैसों में आती है। उनको हायर करना पड़ता है कि आप सर हमारे यहाँ आइए,
हम आपको जो व्यवस्था देंगे, आप हमारे बच्चों को गाइड करिए। तो आप तो बड़े सौभाग्यशाली है कि आप सभी को यह फ्री में मिल रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सीएम राज स्कूल के बहुत ही लोकप्रिय और सभी का सहयोग करने वाले प्राचार्य महोदय श्री NT शिल्पी सर, कन्याशाला की प्राचार्य महोदय श्रीमती सोनल नामदेव जी, और इस कार्यक्रम को बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे साथी मयंक रघुवंशी जी, विजय सोनी जी, गजेंद्र रघुवंशी जी, स्वतंत्र नेवा जी, कमलेश सताम जी, राम कुमार राय जी और हमारे राजेंद्र विस्कारवा जी से सभी हमारे स्टाफ और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, यहाँ हमारे सभी भाइयों बहनों ही बैठे हैं। आप एक चीज समझ लीजिए कि जब मैं यहाँ पढ़ता था, मैं यहाँ का पूर्व छात्र हूँ, यहाँ मैंने भी अपनी पढ़ाई की है। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो हमें पता नहीं रहता था कि हमें करना क्या है, लेकिन आप लोगों के साथ विपरीत स्थितियां हैं। हम लोग पढ़ते 9th हो गई, उसके बाद चलो साहब 10th कर ली हम लोगों ने। इसके बाद हमने पड़ोस में झांक कर देखा कि हमारी सहेली BA सब्जेक्ट ले रही है, वो मैथ, हम भी मैथ लेंगे। फिर थोड़ा बच्चे के पास गए तो लड़के लोग क्या करते हैं, हमारे पापा हमारे दोस्त कॉमर्स ले रहे हैं, हम भी कॉमर्स ले लें। तो एक दूसरे को देख के अगर हम पढ़ाई करते हैं, क्या करते हो सकती है क्या पढ़ाई एक दूसरे को देख के हो सकती है, आप लोग पास हो सकते हो, लेकिन आपका कैरियर नहीं बना सकते। चीटिंग करके हम पास हो सकते हैं, लेकिन हम अपना कैरियर नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? कैरियर हम तब बनाएंगे जब हमें किसी चीज का ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तब हम जाके कहीं कैरियर बना सकते हैं। तो अभी वो उसने बोला था लड़की ने, क्या नाम है तुम्हारा, कि हमें LLB करना है। LLB जानते हैं क्या होती है, सब लोग जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। LLB वकालत से संबंधित होती है, वकीलों से संबंधित होती है, न्यायालय से संबंधित होती है कि नहीं? अब LLB करने के लिए तो आप लोग सबसे पहले 12th 11th में कॉमर्स लें, प्राथमिकता है उसकी जी, कॉमर्स ले। इसके बाद आप लोग BCom करें, BCom करने के बाद आप LLB कर सकते हैं। आर्ट्स जो कला सब्जेक्ट है उससे भी आप लोग कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं आपको, आप लोग सोचते होंगे कि कला जो सब्जेक्ट होता है उससे केवल कुछ होता नहीं है कला सब्जेक्ट, लेकिन आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम सब कुछ बन सकते हैं। बन सकते हैं, बन सकते हैं। आप देख लो, बड़े बड़े कलेक्टर, IAS, IPS सभी लोग आर्ट से ही तो बने, बन सकते हैं ना। अपने जिले का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है जी बताओ? कलेक्टर होता है। तो जब हम आर्ट से कलेक्टर बन सकते हैं तो हमें साइंस की क्यों जरूरत पड़ी? हमें साइंस की इसलिए जरूरत पड़ी